हेलो गाइस। जेपीएससी मेंस नोट्स का कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन ई का नोट्स कल हमने एक सेक्शन इसका एक टॉपिक पे डिस्कस किया था। इसका सिलेबस है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पर तो हम लोग एक वीडियो बनाए थे। और आज जो है हम एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसका डिटेल यहाँ पे हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं। करेंट एनर्जी यहाँ से है ये एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन 600 वर्ड्स। 600 वर्ड्स के बारे में तो कल बता चुके थे कि ये जो है सो ज़्यादातर होता है 40 नंबर का क्वेश्चन आता है 40 मार्क्स का। उसमें ऐसा होता है कि जनरली 600 वर्ड में लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। इसमें बोल रहा है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट मतलब एनर्जी को कंज्यूम करने वाला कंट्री है। विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.4 बिलियन and a rapidly growing in economy. The country's energy demand is rising sharply. एनर्जी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ते ही जा रहा है। एनर्जी इसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो बात सही है। ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड यूज, बहुत सारा काम में एनर्जी आता है, यूज होता है। टू मीट दिस राइजिंग डिमांड, इस डिमांड को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इंडिया रिलाइज ऑन अ मिक्स ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। इसमें ये कह रहा है कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया जो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी दोनों पे डिपेंडेंट है, ईच विथ इट्स ऑन एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। आगे देखते हैं इसमें क्या एडवांटेज और चैलेंजेज है इसका एनर्जी कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल किस टाइप का। पहला है कि करेंट एनर्जी डिमांड इन इंडिया, अभी का क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है इंडिया का, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया जनरली डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज रेट बाय 2040। मतलब 2040 के आते आते अभी जो एनर्जी कंजप्शन रेट है इसका डबल होने का ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। ड्रिवन बाय अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अ राइजिंग मिडिल क्लास। इसका बहुत सारा कारण है एनर्जी डिमांड इंक्रीज करने का, जैसे कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, पीपल सारा अर्बन की ओर भाग रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो सब कारण है। एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंडियाज़ प्राइमरी एनर्जी डिमांड हैज़ ऑलरेडी डबल्ड सिंस 2000। अच्छा, 2000 में जो एनर्जी डिमांड था उससे अभी फ़िलहाल 2025 में उसके कंपेरिजन में ये डबल हो चुका है। और 2040 तक ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि इससे भी डबल हो जाएगा। एंड ये एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग, और ऐसा अनुमान लगा रहा है कि बढ़ता ही जाएगा। द डिमांड इज पर्टिकुलरली हाई इन सेक्टर सच एज, नीचे कुछ सेक्टर्स है जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा एनर्जी का है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का डिमांड बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पेट्रोल एंड डीजल यूज ज़्यादातर यूज हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ में कोल, ऑयल और गैस का यूज हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट जैसे कुकिंग, इरिगेशन, लाइटिंग, ये सब जगह जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब आगे देखते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो दो टाइप्स का है, जिसमें इंडिया ऐसा बोले फर्स्ट में डिस्कस किया था कि इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, तो क्या है देख लेते हैं। जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस आर दोज विच हैव बीन ट्रेडिशनली यूज्ड एंड आर बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स और फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज। दे इंक्लूड कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। एक्चुअली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा है, हिंदी में अगर बात करें तो ये है कि एक बार यूज करिएगा तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोल है, कोल को जलाइए ख़त्म, इसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, उसी तरह का है कोल। कोल क्या है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। सही बात है, इंडिया में तो झरिया हो गया, इधर बहुत सारा कोल का खदान है। दूसरा पॉइंट, कोल अकाउंट्स फॉर नियरली 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहाँ इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कोल से ही हो रहा है।
अभी फ़िलहाल कुछ कुछ जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट सब लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर डिपेंडेंसी कोल में ही है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ एबंडेंटली अवेलेबल बट हाईली पोल्यूटिंग कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू एयर पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशन। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में अवेलेबल है। कहाँ थे, हाँ, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हो गया। इंडिया कोल अकाउंट्स फॉर नियरली 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट इज़ एबंडेंटली अवेलेबल, ये तो डिस्कस हो चुका है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में है, लेकिन अभी पोल्यूशन बहुत होता है इससे, और एयर पोल्यूशन कार्बन एमिशन के कारण इसको जो सो सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, दूसरा ऑप्शन ढूंढा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल हो गया। दूसरा है ऑयल एंड पेट्रोलियम। इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट। सही बात है, इंडिया में पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल जो है वो होता कम है। कुछ कुछ पोर्ट्स इसका मुंबई में सर कहीं है, लेकिन ज़्यादातर 80% जो है सो हम लोग इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से। सेकेंड पॉइंट, यूज्ड वाइडली इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड। पेट्रोल का बहुत कंजप्शन, इसका बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। ज़्यादातर गाड़ी पेट्रोल से ही चलता है, डीजल से भी चलता है। इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, हाउस होल्ड में भी यूज़ होता है, जैसे कि आप गैस एलपीजी यूज करते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट टू ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन एंड जियो पोलिटिकल टेंशन। सही बात है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबली जो है प्राइस इसका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, प्लस जियो पोलिटिकल टेंशन, कहीं एक कंट्री का दूसरा कंट्री से वार हो गया या कुछ इश्यूज हो गया तो पेट्रोल का दाम ऑटोमेटिक बढ़ते रहता है, घटते रहता है, ऐसा होता है। दो हो गया कोल, ऑयल एंड पेट्रोलियम। थर्ड में आता है नेचुरल गैस। फोर्थ में न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करें तो ये बोलता है कि नेचुरल गैस इज क्लीनर देन द कोल एंड ऑयल। कोल और ऑयल से नेचुरल गैस जो है बहुत ही क्लीन है, क्योंकि ये जलता है तो धुआं नहीं निकलता है इसका। यूज्ड इन, मतलब कार्बन इमिशन कम है। यूज्ड इन पावर जनरेशन एंड एज कुकिंग फ्यूल। पावर जनरेशन में अभी नेचुरल गैस का यूज हो रहा है, और कुकिंग फ्यूल जो हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। जैसे सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बट स्टिल इम्पोर्ट्स मच ऑफ इट्स नीड्स। इंडिया जो है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है कि नेचुरल गैस को यूटिलाइज करने के लिए, लेकिन अभी बहुत हद तक इम्पोर्ट ही करते हैं। फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में बोल रहा है कि इंडिया हैज़ डेवलप्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर बोथ सिविल एंड स्ट्रेटेजिक यूज। सिविल एंड स्ट्रेटेजिक यूज मतलब क्या हुआ कि सिविल यूज, इसका मतलब कि हम लोग सिविल जैसे घरेलू यूज, जैसे बिजली बनाना, ये सब कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक यूज हो गया कि जैसे आपका न्यूक्लियर पावर जो आइटम बम वगैरह होता है वो सब के बारे में बात कर रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है, इट करेंटली कंट्रीब्यूट्स अ स्मॉल शेयर, लगभग 3%, अप्रोक्स 3% टू टोटल इलेक्ट्रिसिटी बट हैज़ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल। सही बात है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में पोटेंशियल बहुत है, बहुत ही कम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। बट ये बहुत हजार्डस है, इसको मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बहुत कम यूज होता है। अभी टेक्नोलॉजी डेवलप उतना नहीं हुआ है, जो 3% ही कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। न्यूक्लियर एनर्जी का थर्ड पॉइंट में है कि सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस रिमेन चैलेंजेज। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो काफ़ी रेडियो एक्टिव मटेरियल उसमें होता है, उसको यहाँ वहाँ जैसे डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे रेडियो एक्टिव रेज निकलता है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। इसको डिस्पोज करने के लिए एक अलग इसका एक ये होता है सिस्टम, जैसे कि अंदर इसको कहीं गाड़ दिया जाता है, फिर कंक्रीट का ढलाई किया जाता है, इसके ऊपर कार्बन डाला जाता है, बहुत सारा प्रोसेस है। इसलिए ये बहुत ही कॉस्टली भी होता है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि डिस्पोज करने के बाद भी अगर लीकेज कहीं हो जाता है तो फिर तो भी वो वाटर में मिक्स हो जाएगा या इन्वायरमेंट में, एयर में आ जाएगा, हार्मफुल है, हजार्डस है। दूसरा पॉइंट कन्वेंशनल हो गया। अब नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पहले ही बोले थे कि नॉन कन्वेंशनल जो होता है वो रिन्यूएबल होता है, मतलब उसको रीन्यू कर सकते हैं, एक बार यूज किए फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड इको फ्रेंडली। ये नेचर के थ्रू ही ज़्यादातर होता है। जैसे इंडिया हैज़ फास्ट पोटेंशियल इन इट्स एरिया एंड इट इज इन्वेस्टिंग हैवीली इन रिन्यूएबल्स।
इंडिया के पास बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल है और ये इन्वेस्ट भी कर रहा है अभी कुछ। जैसे आपका एग्जांपल में आ जाता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एंड बायोगैस, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी। 5 तरह का है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है सोलर एनर्जी। इंडिया रिसीव्स एबंडेंट सनलाइट 300 सनी डेज पर ईयर। एक साल में 365 दिन होता है, जिसमें 300 दिन सनी डेज होता है, धूप रहता है, तो हम लोग को सोलर एनर्जी मिल जाता है, ऑप्शन है, मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट, नेशनल सोलर मिशन एम्स फॉर 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बाय 2030। एक नेशनल सोलर मिशन मिशन ये लिया गया है, जिसमें 2030 तक ऐसा बोला जा रहा है कि 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी सोलर एनर्जी हम लोग जनरेट करेंगे, सोलर के एनर्जी जनरेट करेंगे। आगे है यूज्ड इन ग्रिड पावर, रूफ टॉप सिस्टम एंड सोलर वाटर पम्प्स, इसे यूटिलाइजेशन है, बहुत जगह यूज होता है। सेकेंड, विंड एनर्जी। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर ग्लोबली। इंडिया का जो रैंक है विंड एनर्जी में अभी 4था स्थान पे है। दूसरा पॉइंट इसका है, मेजर विंड फार्म्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये सब एरिया में इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर देखने से ये है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात ये सब सीसोर एरियाज। अब मेरे ख्याल से वहाँ पे हवा बहुत चलता है, इसलिए विंड एनर्जी का यूटिलाइजेशन वहाँ होता है। तीसरा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आता है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का बात करें तो वाटर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम डैम्स एंड रिवर। ये तो बहुत कॉमन है, हर जगह मिल जाता है देखने को, जैसे आपका बिजली जो तैयार होता है। ये है कि अकाउंट्स फॉर अबाउट 10 to 12% ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी। ये बहुत पहले से ट्रेडिशनली चला भी आ रहा है। 10 से 12% एनर्जी कंजप्शन में ये कंट्रीब्यूट करता है। कैन इम्पैक्ट इकोसिस्टम्स एंड डिस्प्लेस कम्युनिटीज़। चौथा, बायोमास एंड बायोगैस। एनर्जी फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल डंग एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। बायोगैस होता है कि जानवर का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है और भी बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट, उसको मिला करके बायोमास का जनरेशन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, यूज इन रूरल एरियाज फॉर कुकिंग एंड स्मॉल स्केल इलेक्ट्रिसिटी। गाँव में ज़्यादा यूज होता है। थर्ड में, हेल्प्स इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हमारा वेस्ट यूटिलाइज हो जाता है और इसमें बिजली भी मिल जाता है। पाँचवा, टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी। टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी ये होता है कि आपका बहुत सारा जगह में होता है कि ज़मीन के नीचे गर्म पानी होता है, स्टीम निकलता है, उससे बिजली बनाया जाता है। टाइडल हो गया कि टाइड्स के थ्रू हम लोग बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा के बिजली बनाते हैं। स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेजेज इन इंडिया। ये अभी भी इंडिया में जो एक्सपेरिमेंट इस पर हो रहा है कि कैसे मतलब कम लागत में ज़्यादा बिजली बना दें, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल एग्जिस्ट इन कोस्टल एंड हिमालयन रीजन्स। इसका ज़्यादातर ये टाइड्स जो होता है हमको कोस्टल एरियाज़ में मिलता है, वहाँ से बिजली बना करके टाउनशिप एरिया में लाना, इसीलिए कॉस्टली होता है। इसलिए इसको ऐसा है कि एक्सपेरिमेंट इस पर हो रहा है, ज़्यादा सक्सेसफुल इसमें ये नहीं है। आगे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़। एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया पे गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव्स है, क्या कदम लिया है, उठाया है सरकार ने। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना बहुत सारा है, जैसे उज्ज्वला योजना है, फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, FAME फ्रेम है, नेशनल एनर्जी पॉलिसी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। उज्ज्वला योजना में बोले तो इसमें प्रमोट्स क्लीन कुकिंग फ्यूल LPG इन रूरल। ये योजना चलाया गया था जिसमें से बहुत सारा गांव में सब घर घर में बहुत जगह LPG अलॉट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। दूसरा, फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी तो करंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बहुत जोर दिया गया है और इसको चल भी रहा है। इसमें उस पर टैक्स भी कम कर दिया है। इसका क्या है कि सपोर्ट्स ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये इससे क्या हुआ कि इस स्कीम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा प्रमोट होगा। थर्ड, नेशनल एनर्जी पॉलिसी aims to provide universal energy access, improve energy efficiency and reduce dependency on imports. नेशनल एनर्जी पॉलिसी बोल रहा है कि एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल। नेशनल एनर्जी पॉलिसी अगर आता है तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल रहेगा, पूरा एक कंट्री के लिए एक ही पॉलिसी रहेगा। और वो क्या होगा कि इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा,
एनर्जी दूसरा डिपेंडेंसी पे रिड्यूस करेगा उसको। फोर्थ पॉइंट इसका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव्स टू प्रमोट सोलर एनर्जी। ग्लोबली जो इनिशिएटिव लिया जाता है उसमें इंडिया भी उसको इनिशिएट किया है और सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। बहुत सारा स्टेप्स गवर्नमेंट ले ली है, लेकिन चैलेंजेस भी होता है, हर स्कीम में चैलेंज आता है। जैसे हाई डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल। अभी भी बहुत जगह बहुत सारा इंडस्ट्री है जिसमें फॉसिल फ्यूल जो है बाहर से मंगाया जाता है, क्योंकि यहाँ का कोल जो है उतना रिच क्वालिटी का नहीं है। दूसरा, नीड फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या तो रिन्यूएबल एनर्जी को ऐसा बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ज़रूरत है। फिर है ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड। इसका कहना है कि जैसे सोलर और विंड एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो सोलर करेंगे तो बारिश में सोलर सन तो धूप तो रहेगा नहीं, तो उस टाइम जो बोल रहा है इंटरमीडिएट जो बोल रहा है मतलब बीच बीच में जो ब्रेकअप होगा उसके लिए एक अलग से हमको अरेंजमेंट रखना होगा। क्योंकि उस टाइम मान ली इंडस्ट्री को हम सोलर से दे रहे हैं बिजली, अब बारिश हो गया तो सोलर एनर्जी नहीं देने से क्या होगा, इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगा। वो सब बहुत सारा सेटअप है जो करने की ज़रूरत है, वो चैलेंजेज हैं। फोर्थ में एनर्जी पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। बहुत सारा गांव है रूरल एरिया जहाँ एनर्जी के मामले में बहुत पुअर है। कंक्लूजन में हम लोग आते हैं तो इंडियाज़ ग्रोइंग एनर्जी डिमांड रिक्वायर्स अ बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल मिक्स ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। यहाँ ऐसा इंडिया में है कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दोनों को मिक्स करके और बैलेंस वे में एक सस्टेनेबल तरीका से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। वाइल फॉसिल फ्यूल स्टिल डोमिनेट, फॉसिल फ्यूल पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हालांकि डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी क्या है कि द शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी इज वाइटल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग तरफ शिफ्ट नहीं करेंगे तो वो आने वाला टाइम के लिए हम लोग के लिए रिस्की रहेगा। और क्या है, वाइटल फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग को दोनों लेकर चलना होगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, विथ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। पॉलिसी सपोर्ट भी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, बहुत सारा पॉलिसी को भी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, इनोवेशन भी करना पड़ेगा। इंडिया इज वेल पोजिशन्ड इन लीड द ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। यहाँ ये ख़त्म हो जाता है। ओके।